नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुरू कर रहे हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट। इसका नाम है स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी। डेविस ने, फ्रैंक ने और किंग ने जो स्लोप डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज दी हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ढाल को पहाड़ी शिखरों, रिज तथा घाटी तलों के बीच स्थल सतह के कोणे झुकाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी ढाल होता है वो पहाड़ी पर होता है, उसके जो शिखर होते हैं, उसके जो टॉप चीजें होती हैं, रिज होते हैं, और जो घाटी का जो बेस होता है उसके बीच का एक स्थल होता है जिसकी एक कोणीय स्थिति का झुकाव होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ढाल। जो कि अनेक कारणों जैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वेजिटेशन कवर की वजह से, ड्रेनेज टेक्सचर की वजह से और फ्रीक्वेंसी, डिसेक्शन इंडेक्स, रिलेटिव रिलीफ तथा डेनुडेशनल प्रोसेसेस जैसे वेदरिंग हो गया, मास वॉशनिंग हो गया, रॉक वास्क हो गया और मास मूवमेंट्स, इरोजन और अपक्षित पदार्थों के ढाल की ओर ट्रांसपोर्टेशन आदि के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। किसी भी ढाल को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यह जो ढाल है वो ड्रेनेज बेसिन के स्थल रूपों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण जियोमॉर्फिक विशेषता होती है। ड्रेनेज बेसिन के स्थल रूप की अगर हम उनके अध्ययन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कोई भी ड्रेनेज जो है, कोई भी रिवर, कोई भी जो बहता हुआ जल है वो एक ढाल को फॉलो करता है। उस ढाल के अकॉर्डिंग ही वहां पर स्थल रूपों का निर्माण होता है। अगर ज्यादा ढाल है तो डाउन कटिंग होगी, अगर कम ढाल है तो लेटरल इरोजन होगा। तो उसी के हिसाब से, ढाल के हिसाब से ही ड्रेनेज बेसिन के स्थल रूपों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ढाल। इस प्रकार ढाल जो है वो पहाड़ियों और घाटियों के बीच सतह का ऊपर या नीचे की ओर झुकाव होता है। ढाल क्या होता है? पहाड़ियों और घाटियों के बीच सतह का ऊपर या फिर नीचे की तरफ झुकाव होता है, और यह लैंडस्केप असेंबलेज का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बनाती है। मैदानों और टेरेस को छोड़कर, जो मैदान होते हैं उसको और जो टॉप मोस्ट जगह होती है जिसे हम टेरेस कहते हैं उसको छोड़कर ढाल हमेशा दृष्टिगोचर होता है। ढाल हमेशा हमें दिखाई देता है और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में किसी क्षेत्र की आकृतिक विशेषताएं उस क्षेत्र के ढालों द्वारा ही निर्धारित होती है। जिस तरीके के वहां पर ढाल होगी, ढाल मंद है, ढाल मध्यम है, ढाल तीव्र है, उसी तरीके से वहां की जो भू आकृतिक विशेषताएं हैं वो परिलक्षित होती है वहां पर। क्योंकि भौतिक परिदृश्य ढालों के संयोजन का ही परिणाम होते हैं। किसी भी जगह का भौतिक जो परिदृश्य होता है वो ढालों के संयोजन का ही परिणाम होता है। अलग अलग तरह के वहां पर हमें ढाल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ढाल किसी क्षेत्र के परिदृश्य में विविधता और जटिलता भी उत्पन्न करती हैं। इसी कारण ढाल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी में हमेशा एक प्रमुख विषय रहा है। ढाल का स्टडी करना जियोमॉर्फोलॉजी का एक प्रमुख विषय रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ही जो है, जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं, बाह्य जनित जो फोर्सेस हैं वो अपना वर्क करते हैं, और इसी के कारण से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का जो स्थल रूप परिदृश्य है वो निर्धारित होता है वहां पर। ठीक है। ढाल से संबंधित दो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और इंक्लाइंड सरफेस। इसको स्पष्ट करने की हमें आवश्यकता है। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी ढाल की सतह के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का अर्थ होता है ढाल का कोण। सिंपल सी बात है, ढाल का कोण होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। या सरल रूप में हम कहें तो वो एक तरह से क्या होता है, स्लोप ही होता है। ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब जो सरफेस है वो कितना झुका हुआ है, उसे हम कह देते हैं। एक सिंपल सी बात है कि उसका जो जो बेस है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। चाहे वह हिल स्लोप हो या वैली साइड स्लोप, किसी भी जगह का स्लोप हो तो वह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। जबकि इंक्लाइंड सरफेस का अर्थ होता है हिल स्लोप या वैली साइड स्लोप का स्लोप प्रोफाइल। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब होता है कि किसी भी जगह का या तो हिल स्लोप होगा या वैली साइड स्लोप होगा, उसका स्लोप प्रोफाइल कैसा है उसे हम कहेंगे इंक्लाइंड सरफेस। तो सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है ढाल का कोण, कि ढाल कितने कोण पर है, और इंक्लाइंड सरफेस का मतलब होता है किसी भी ढाल में स्लोप प्रोफाइल क्या है, किस तरीके की है। ठीक है।
तो जियोमॉर्फोलॉजी में ढाल के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ढाल न केवल परिदृश्य के बड़े भाग का निर्माण करती है, बल्कि ड्रेनेज सिस्टम के अभिन्न भाग के रूप में वे नदियों को जल और अवसाद भी प्रदान करती है। ढाल अगर कम होगा तो जल और अवसाद जो है वो कम होगा। ढाल अगर तीव्र होगा तो अवसाद बहुत ज्यादा जनरेट होगा। इसलिए हिल स्लोप जटिल परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो ड्रेनेज बेसिन में विकसित होता है। ये तो थी सिंपल बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ढाल के तत्वों से क्वेश्चन बनता है कि ढाल के कितने तत्व हैं। तो ढाल के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। उन ढाल के तत्वों का नाम पूछा जाता है, पहली बात तो आपको, कि ढाल के कौन-कौन से तत्व हैं। प्लस एक बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था, उनका जो सीक्वेंस है, उनका जो ढालों का जो तत्वों का जो क्रम है, वो पूछा गया था। नीचे से ऊपर की तरफ भी पूछा जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी ये क्रम पूछा जाता है। और यहाँ पर इन ढाल के तत्वों की जो विशेषताएँ होती है, उनसे भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। यदि किसी हिल स्लोप या कोस्टल स्लोप के लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हिल टॉप से लेकर के वैली फ्लोर तक या क्लिफ क्रेस्ट से लेकर के शी शोर तक क्या होता है, स्लोप एंगल्स के संदर्भ में डाल प्रोफाइल में कोई समानता नहीं होती। जब हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी पहाड़ी को देखते हैं, तो वैली फ्लोर से जब हम खड़े होकर के देखते हैं, तो हमें अलग देखने को मिलता है कि भाई साहब ऊपर से लेकर के और नीचे तक जो है, वो बिल्कुल सेम स्लोप नहीं होता है। कहीं पर खड़ा ढाल होता है, कहीं पर तीव्र ढाल होता है, कहीं पर मंद ढाल होता है। ठीक है? तो इस तरह से इसी तरह अगर हम कहें तो किसी क्लिफ क्रेस्ट से लेकर के अगर हम स्लोप एंगल सी शोर तक की बात करें, किसी समुद्र के किनारे हम खड़े हुए हैं, तो सामने अगर कोई पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी के टॉप से लेकर के उसका जो सी का जो बेस होता है, जहाँ पर पानी होता है, वहाँ तक जो है, वो अलग-अलग तरीके के हमें वहाँ पर एंगल देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें स्लोप एंगल ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर हमें स्लोप एंगल कम देखने को मिलता है, कहीं पर हमें खड़ा ढाल देखने को मिलता है। तो यही क्या होती है, स्लोप प्रोफाइल होती है पूरी मिला कर के, ठीक है? अब ये स्लोप प्रोफाइल में अगर हम देखें तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई समानता हमें नहीं देखने को मिलती है कि भाई साहब सेम टू सेम स्लोप हमें इस जगह पर देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो स्लोप है वो एक ही साइड का है, एक ही तरीके का है, वो नहीं हमें देखने को मिलता है। पूरा स्लोप प्रोफाइल कॉन्वेक्सिटी, कॉनकैविटी, रेक्टिलिनियरिटी और फ्री फेस की उपस्थिति से विभाजित होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्लोप प्रोफाइल होता है उसमें 4 तत्व होते हैं। ये 4 तत्व आपके सामने देखिए दिए हुए हैं। वो स्लोप जो है वो अलग-अलग तरीके से इन सब में विभाजित होता है। ढाल प्रोफाइल के इन विशिष्ट भागों को क्या कहते हैं? स्लोप एलिमेंट्स या स्लोप सेगमेंट्स कहा जाता है। ये जो स्लोप एलिमेंट्स या स्लोप सेगमेंट हमने देखे हैं कौन-कौन से? 4। स्लोप प्रोफाइल कॉन्वेक्सिटी, कॉनकैविटी, रेक्टिलिनियरिटी एंड फ्री फेस। ये स्लोप सेगमेंट्स कहलाते हैं या स्लोप एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो लाइन है वो ध्यान रखना। यह आवश्यक नहीं कि सभी स्लोप प्रोफाइल में चारों तत्व उपस्थित हों। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में जो लाइन है वो पूछी गई है कि किसी भी स्लोप प्रोफाइल में ये चारों तत्व हो जरूरी नहीं है। किसी प्रोफाइल में 3 तत्व हो सकते हैं, किसी प्रोफाइल में 2 तत्व हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि चारों तत्व उपस्थित ही हो। लेकिन लेकिन एक आदर्श जो हिल स्लोप प्रोफाइल होती है, एक आइडियल जो हिल स्लोप प्रोफाइल होती है, उसमें समिटल या कॉन्वेक्सिटी होती है, फ्री फेस होता है, रेक्टिलिनियरिटी होती है और बेसल कॉन्केविटी शामिल होती है। चारों जो तत्व हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस है वो भी आप ध्यान रखना। समिटल कॉन्वेक्सिटी, फ्री फेस, थर्ड रेक्टिलिनियरिटी एंड फोर्थ बेसल कॉन्केविटी। ये चारों जो है वो ध्यान रखना। ये टॉप से लेकर के और नीचे तक का होता है, ठीक है? फ्री फेस का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हिल स्लोप के मामले में रेसिस्टेंट स्ट्रेटा उपस्थित हो। ध्यान रखना, फ्री फेस जल्दी से हमें देखने को नहीं मिलता है। फ्री फेस का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हिल का जो स्लोप है, उस मामले में जो स्ट्रेटा है, वो उपस्थित है या नहीं। जो रेसिस्टेंट स्ट्रेटा है मतलब कोस्टल स्लोप के मामले में ढाल के आधार पर अंडरकटिंग हो, हम ये कह सकते हैं कि वहां पर किसी तरह की ग्रेविटी फोर्स की वजह से किसी तरह का टूटन देखने को मिला है या नहीं मिला है, या रेसिस्टेंट स्टेटा है या नहीं है। उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वहां पर फ्री फेस होगा या नहीं होगा। अभी हम देखते हैं इन चारों के बारे में। तो सबसे पहली जो स्लोप प्रोफाइल है, देखो जब हम स्लोप प्रोफाइल बनाते हैं तो स्लोप प्रोफाइल जो होती है वो इस तरीके से होती है। शायद इसमें डायग्राम होगा, नहीं इसमें डायग्राम नहीं है। मैं बनाता हूँ स्लोप प्रोफाइल आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं स्लोप प्रोफाइल। जैसे मान लो ये एक स्लोप है, उसमें स्लोप प्रोफाइल में ये सारी चीजें होती है।
ये एक स्लोप प्रोफाइल है जिसे मान, ठीक, ये स्लोप प्रोफाइल है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है उसे हम कहते हैं समिटल कॉन्वेक्सिटी, या हम कहते हैं उत्तलता, उत्तलता इसे हम कह देते हैं। दूसरा ये जो है बिल्कुल सीधा जो ढाल है वो कहलाता है फ्री फेस, फ्री फेस, ठीक है। और ये जो बिल्कुल सीधा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये कहलाता है रेक्टिलिनियरिटी, रेक्टिलिनियरिटी। और ये जो होता है लास्ट वाला, ये वाला, इसे हम कहते हैं कॉनकेविटी, कॉनकेविटी, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, ये चारों देख लीजिए आप लोग, और 1 मिनट रुकिए। ये चारों देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। कहाँ गए, चारों तत्व हमें देखने हैं इसके। पहला है समिटीय उतलता, जिसे हम कहते हैं समिटल कॉन्वेक्सिटी, इसे हम कह देते हैं समिटल कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। उत्तल खंड हिल क्रेस्ट या हिल टॉप पर पाया जाता है, जो हमने अभी देखा था ये वाला, तो यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, टॉप पर पाया जाता है। और इस तत्व को समिटल कॉन्वेक्सिटी या सरल रूप में कॉन्वेक्स एलिमेंट कहा जाता है। सिंपल सी बात है, उत्तल तत्व कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उत्तल तत्व, उत्तल तत्व इसे कहा जाता है। यदि कॉन्वेक्स एलिमेंट हिल स्लोप प्रोफाइल में प्रमुख होता है तो इसे कॉन्वेक्स स्लोप भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह ऊपर की ओर ऊंचाई में और नीचे की ओर आयाम में बढ़ता है। ऊपर की ओर ऊंचाई की तरफ और नीचे की तरफ ये क्या करता है, बढ़ता है। लेकिन यह शब्दावली पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि सभी कॉन्वेक्स स्लोप आवश्यक रूप से ऊंचाई और आकार में वृद्धि नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ये जो है सिंपली अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर ऊंचाई की तरफ और नीचे की ओर जो आयाम होते हैं वहां पर ये बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स स्लोप जो है वो आवश्यक रूप से ही ऊंचाई की ओर नीचे की तरफ आकार में वृद्धि करे ही, वो जरूरी नहीं है। अधिकांश समिटल कॉन्वेक्सिटी डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के कारण विकसित होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो समिटल कॉन्वेक्सिटी होती है उस पर एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं वो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के थ्रू वहां पर विकसित कर देते हैं उसे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रेन वॉश या स्लोप सोइल क्रीप जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से समिटल कॉन्वेक्सिटी विकसित होती है। रेन वॉश मतलब बरसात आई जिसकी वजह से ऊपर वाला जो भाग है वो धुल गया और उसकी वजह से वहां पर वो विकसित हो गया। और सॉइल क्रीपिंग की वजह से भी ये समिटल कॉन्वेक्सिटी जो है वो डेवलप होती है। इसी कारण कॉन्वेक्स स्लोप को अपर मोस्ट स्लोप भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्वेक्स जो स्लोप है वो अपर मोस्ट स्लोप कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर मुक्त मुख, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री फेस, ये सेकंड नंबर का है, फ्री फेस इसे हम कहते हैं। हिल स्लोप का फ्री फेस तत्व नग्न चट्टानों के तीव्र ढाल का प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से। यहाँ पर समिटल कॉन्वेक्सिटी होती है और बिल्कुल इसके नीचे की तरफ क्या होता है, फ्री फेस होता है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा ढाल होता है, नग्न चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है और तीव्र ढाल का प्रतिनिधित्व ये करता है। इसमें किसी प्रकार का डेब्रिस नहीं होता। डेब्रिस कैसे होगा, यहाँ से जो डेब्रिस होता है वो शायद सीधा जाकर के रेक्टिलिनियर स्लोप पे गिरता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डेब्रिस जो है वो रेस्ट नहीं करता है। ढाल इतनी अधिक तीव्र और खड़ी होती है कि कोई भी अपक्षयी जो पदार्थ होता है वो उस पर टिक नहीं पाता है। इस तत्व या खंड को स्लोप ऑफ डेरिवेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम में पूछी जाती है कि स्लोप ऑफ डेरिवेशन ढाल के कौन से तत्व को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्री फेस को कहा जाता है, क्योंकि पदार्थों का तत्काल नीचे की ओर परिवहन होता है। फ्री फेस तत्व बैक वास्टिंग के अधीन होता है, ये भी ध्यान रखना। फ्री फेस जो होता है वो बैक वास्टिंग के अधीन होता है, मतलब वो पीछे की तरफ हटता है, पीछे की तरफ हटता है, जो इस तत्व के और अधिक पीछे हटने को प्रोत्साहित करता है। फ्री फेस जो है वो पीछे की तरफ हटता हुआ प्रतीत होता है, मतलब वो हट
डायरेक्ट जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कांटेक्ट में होता है और वो नीचे की तरफ गिरता रहता है, और जो फ्री फेस है वो पीछे की तरफ हटता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों चीज। तीसरी चीज है रेखीय तत्व, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलीनियर एलिमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेक्टिलीनियर रेक्टिलीनियर एलिमेंट। ठीक है, ढाल प्रोफाइल के ऊपरी फ्री फेस और निचले कॉनकेव तत्व के बीच स्थित सीधा या रेखीय खंड जो होता है वो फ्री फेस या सॉरी रेखीय तत्व या रेक्टिलिनियर एलिमेंट कहलाता है। जो अभी हमने यहाँ देखा था, ये देखिए, फ्री फेस और जो कॉनकेव होता है, अवतल होता है, उसके बीच में ये जो बिल्कुल सीधा जो होता है इस तरीके से, ये जो होता है ये कहलाता है रेक्टिलिनियर एलिमेंट। ये क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर एलिमेंट होता है इस तरीके से। इसे कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, रेक्टिलिनियर स्लोप को कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप कहा जाता है क्योंकि इसकी ढाल जो होती है वो समान होती है। ऊपर से लेकर के नीचे तक जो इसकी ढाल होती है वो बिल्कुल क्या होती है? समान होती है। ठीक है, यह ढाल प्रोफाइल का एक सीधा खंड होता है जो फ्री फेस और कॉनकेव तत्व के बीच स्थित होता है। यहाँ यहाँ पर होता है फ्री फेस और यहाँ पर होता है कॉनकेव। ठीक है, स्लोप डेब्रिस की उपस्थिति के कारण इस तत्व को डेब्रिस स्लोप भी कहा जाता है। सिर्फ फ्री फेस के ऊपर से जहाँ से जो स्लोप डेब्रिस गिरता है वो यहाँ पर अगर हल्का सा रेस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डेब्रिस स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर खंड का कोण डेब्रिस के एंगल ऑफ रिपोज द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होता है, इसलिए इसे रिपोज स्लोप भी कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि रिपोज स्लोप जो है वो कौन से तत्व को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेक्टिलिनियर एलिमेंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कोण होता है वो डेब्रिस के एंगल ऑफ रिपोज द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होता है। डेब्रिस का जो एंगल ऑफ रिपोज होता है उसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसे रिपोज स्लोप भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह शब्दावली भ्रमित करने वाली है और यह धारणा देती है कि रेक्टिलिनियर तत्व जो होता है वो हमेशा डेब्रिस के संचयन का परिणाम होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सच नहीं है। यहाँ पर ये डेब्रिस के संचयन की वजह से नहीं बनता है, क्योंकि कभी-कभी यह तत्व डेनुडेशन और नंगी सतह के अनावरण के कारण भी उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, कोई सरफेस अगर वहां से हट जाती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर यह सरफेस जो है डेनुडेशन प्रोसेसेस की वजह से ये डेवलप हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर से गिरा हुआ जो डेब्रिस है उसके जमाव की वजह से ही इसका निर्माण हुआ हो। ठीक है, यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें डेब्रिस की पतली परत हो सकती है। ध्यान रखना, इसमें डेब्रिस की पतली परत हो सकती है जो ऊपर से गिरा हुआ होता है, लेकिन यह स्थिर नहीं होती है बल्कि यह गतिशील होती है। जो डेब्रिस की परत जो होती है वो धीरे धीरे कॉनकेव की तरफ या अवतल तत्व की तरफ खिसकती रहती है। यह लगातार ढाल के नीचे की ओर गति करती रहती है। इसी कारण रेक्टिलिनियर तत्व को डेब्रिस कंट्रोल्ड स्लोप भी कहा जाता है। तीन चार जो नाम है वो आप लोग ध्यान रखना। पहला तो है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप। इसे हम डेब्रिस स्लोप भी कह देते हैं, इसे हम रिपोज स्लोप भी कह देते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कह देते हैं? डेब्रिस कंट्रोल्ड स्लोप भी कह देते हैं। ये जो नाम है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिए। तो होता है यहाँ पर अवतल तत्व जिसे हम कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव या बेसल कॉनकेविटी, बेसल कॉनकेविटी इसे हम कह देते हैं, बेसल कॉनकेविटी से हम कह देते हैं। यह एक आदर्श हिल स्लोप प्रोफाइल का आधार भाग सदैव कॉनकेव एलिमेंट द्वारा चिन्ह होता है। किसी भी आदर्श जो हिल स्लोप प्रोफाइल होती है उसमें सबसे जो नीचे का जो भाग होता है वो कॉनकेविटी कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे बेसल कॉनकेविटी की लंबाई बढ़ती है ढाल का कोण क्या होता है? कम होता चला जाता है। जैसे जैसे बेसल कॉनकेविटी की लंबाई आगे की तरफ बढ़ती है इसका जो कोण होता है वो कम होता चला जाता है। इसी कारण इस खंड को वैनिंग स्लोप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ध्यान रखना। कॉनकेविटी या बेसल कॉनकेविटी को वैनिंग स्लोप भी कहा जाता है। इस तत्व को वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप या लोअर वॉश स्लोप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। वैली का जो फ्लोर होता है, जो बेसमेंट होता है, वहां पर ये स्थित होता है, इसलिए वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप भी इसे कह देते हैं, या लोअर वॉश स्लोप भी इसे कह देते हैं। बेसल कॉनकेविटी का निर्माण सामान्यतः सक्रिय डेनुडेशन प्रोसेसेस, विशेष रूप से रेनवॉश, रिल और गली इरोजन के कारण होता है। ध्यान रखना, यह खंड डेब्रिस से आच्छादित हो सकता है या नग्न चट्टानों का भी हो सकता है। इस स्लोप पर जो है वो डेब्रिस बहुत ज्यादा होता है,
या ये डेब्रिस ना के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले स्लोप से डेब्रिस यहाँ पर आए ही। ठीक है। नेक्स्ट है आनुवांशिक वर्गीकरण। पहाड़ी ढालों का जेनेटिक क्लासिफिकेशन उनकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया से संबंधित होता है। पहाड़ी ढालों का जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो उनके उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया से संबंधित होता है। अतः उत्पत्ति के आधार पर ढालों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, पहाड़ी ढालों का जेनेटिक क्लासिफिकेशन या आनुवांशिक वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया से संबंधित होता है। किसी भी चीज का अगर हम जेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसके विकास में कौन कौन से तत्व प्रभावी होते हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। अतः उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं ढाल यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेक्टोनिक स्लोप्स। पहला कौन सा होता है? टेक्टोनिक स्लोप होता है। टेक्टोनिक स्लोप जो होते हैं सामान्यतः तनाव और संपीड़न बलों के कारण बनते हैं। टेक्टोनिक जो स्लोप होते हैं वो तनाव और संपीड़न बल के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जिनसे वलन फॉल्टिंग के माध्यम से एस्कारपमेंट्स का निर्माण होता है, चट्टानों के स्तरों का झुकाव होता है। एस्कारप स्लोप टेक्टोनिक स्लोप का एक आदर्श उदाहरण है। एस्कारप अगर हम कहें तो जब भ्रंश बनते हैं, तो भ्रंश का जब सीधा ढाल वाला भ्रंश तल बनता है तो उसे हम कहते हैं एस्कारप। क्या कहते हैं? एस्कारपमेंट कहते हैं। और एस्कारपमेंट जो होता है या एस्कारपमेंट का जो स्लोप होता है वो टेक्टोनिक स्लोप का एक सबसे बेस्ट जो है वो उदाहरण होता है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मूल एस्कारप स्लोप डेनुडेशनल प्रोसेसेस द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये भ्रंश की वजह से एस्कारप स्लोप बनते हैं तो डेनुडेशन प्रोसेसेस इनके ऊपर क्या करती है? वर्क करती है, और ये जो स्लोप होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होते हैं, और इस प्रकार वे कंपाउंड स्लोप्स बन जाते हैं। तो एस्कारप स्लोप है वो डेवलप होकर के क्या बन जाते हैं? कंपाउंड स्लोप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा है इरोजनल स्लोप। इरोजनल स्लोप किसे कहते हैं? इरोजनल स्लोप सामान्यतः नदियों, हिमनदों और समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन के कारण बनते हैं। सिंपल सी बात है, अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुए स्लोप्स क्या कहलाते हैं? इरोजनल स्लोप्स कहलाते हैं। नदियों द्वारा निर्मित इरोजनल स्लोप जो है वो अपरदन चक्र के विभिन्न चरणों में क्रमिक परिवर्तन और रूपांतरण से गुजरते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। जुवेनाइल स्टेज में कॉन्वेक्स स्लोप, मैच्योर स्टेज में रेक्टिलिनियर स्लोप और ओल्ड स्टेज में कॉनकेव स्लोप विकसित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ध्यान रखना कि रेक्टिलिनियर स्लोप किसी भी इरोजनल चक्र में या अपरदन चक्र के कौन से क्रम में बनता है? तो वो बनता है मैच्योर स्टेज में। कॉन्वेक्स स्लोप किस स्टेज में बनता है? जुवेनाइल स्टेज में, यानी कि युवावस्था में। और कॉनकेव स्लोप बनता है ओल्ड स्टेज में। नदियों द्वारा निर्मित अधिकांश इरोजनल जो स्लोप्स होते हैं वो बहुत तीव्र ढाल वाले होते हैं। अधिकांश जो इरोजनल स्लोप्स होते हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं, क्योंकि तीव्र ढाल या युवावस्था जो होती है उसी में जो है वो इरोजन इरोजन की सबसे ज्यादा प्रोसेस देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर तीव्र ढाल वाले स्लोप ही विकसित होते हैं। ठीक है। समुद्री तरंगे तटीय चट्टानों के अंडरकटिंग के माध्यम से तीव्र ढाल वाले क्लिप्स का निर्माण करती है। आई होप आपको पता होगा कि क्लिप्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो जब हम सी वेव्स का इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्लिप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्लोप वॉश द्वारा फ्री फेस और पेडिमेंट स्लोप का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, नदियों द्वारा निर्मित जो अधिकांश इरोजनल स्लोप होते हैं वो बहुत तीव्र ढाल होते हैं। समुद्री तरंगों पर अंडरकटिंग के माध्यम से तीव्र ढाल क्लिप का निर्माण होता है। और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्लोप वॉश द्वारा फ्री फेस और पेडिमेंट स्लोप का निर्माण होता है। ध्यान रखना, पेडिमेंट स्लोप्स कहाँ पर बनते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। फ्री फेस भी वहीं पर बनते हैं। ठीक है। तीसरा जो वर्गीकरण है उसमें है, तीसरा जो प्रकार है वो है संचयन ढाल या स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन जिसे हम करते हैं। ठीक है। विभिन्न डेनुडेशनल प्रोसेसेस द्वारा जब डेनुडेशनल या अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं तो अपरदित जो अवसाद होता है वो निक्षेप होता है कहीं न कहीं जाकर के, और उसके निक्षेपण से बनने वाली ढालों को क्या कह देते हैं? एग्रेडेशनल स्लोप या स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अपर्दित जो अवसाद होता है उसके निक्षेपण से बनने वाली ढालों को हम क्या कह देते हैं? स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन या संचयन ढाल उसे हम कह देते हैं। उदाहरण के लिए नदियों द्वारा बने एलुवियल जो फैंस होते हैं, जो फुट हिल्स में होते हैं, और जो कॉर्न्स होते हैं उनकी ढालें इस कैटेगरी में आती हैं। इसके द्वारा पवन द्वारा निर्मित जो बालू के टीले होते हैं उनकी जो ढालें होती है वो स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन में आती हैं। इसके अलावा हिमनदों द्वारा निक्षेपित जो मोरेन रिजेस होती हैं
वे सभी क्या कहलाती है, एग्रेडेशनल स्लोप या फिर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन के ही एग्जाम्पल कहे जाते हैं। इसके अलावा जो ज्वालामुखी जो शंकु होता है, ज्वालामुखी जो शंकु होता है, जो ज्वालामुखी के डेब्रिस की जमाव की वजह से बनता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी का जो ढाल होता है वहां पर बहुत सारे डेब्रिस, जिन्हें हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, जो है वो वहां आकर के डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निर्माण की अवस्था के आधार पर। वो किसके आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ढालों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, ध्यान रखना। और दूसरा है यहाँ पर निर्माण की अवस्था के आधार पर। निर्माण की अवस्था के आधार पर ढालों को प्राथमिक और द्वितीयक ढाल में वर्गीकृत किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। निर्माण की अवस्था के आधार पर ढालों को प्राथमिक ढाल और द्वितीयक ढाल में वर्गीकृत किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर, तो वहां पर ढाल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो था टेक्टोनिक स्लोप, दूसरा कौन सा था, इरोजनल स्लोप, और तीसरा कौन सा था, डिपोजिशनल स्लोप या स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। सिंपल सी बात है, टेक्टोनिक स्लोप, दूसरा है अपरदनात्मक स्लोप, और तीसरा है निक्षेपणात्मक स्लोप या संचयन ढाल या स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। और निर्माण के आधार पर, निर्माण की अवस्था के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक ढाल जो है वो नदियों, हिमनदों, समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन के कारण बनती है। इंपॉर्टेंट लाइन, निर्माण की अवस्था के आधार पर प्राथमिक स्लोप किसकी वजह से बनते हैं, अपरदन के कारण बनते हैं। ठीक है। वी आकार की घाटियां जिनमें गोर्ज और कैनियन के उत्तल ढाल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आकार की घाटियों में, इसके अलावा गोर्ज और जो कैनियन होते हैं वहां पर ढाल किस तरीके के होते हैं, वहां पर ढाल होते हैं उत्तल ढाल होते हैं। समुद्री तरंगों द्वारा काटी गई खड़ी चट्टानी ढाले यू आकार की हिमानी घाटियों के तीव्र ढाल वाले आदि जो होते हैं वो प्राथमिक या इरोजनल स्लोप्स के उदाहरण है। सिंपल सी बात है, इरोजन की वजह से जो भी ढाल बनते हैं, चाहे वो इरोजन नदियों के द्वारा हो, हिमनदों के द्वारा हो, समुद्री तरंगों के द्वारा हो, वो सभी क्या होते हैं, प्राथमिक ढाल होते हैं। ठीक है। टेक्टोनिक स्लोप भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। टेक्टोनिक जो स्लोप होते हैं वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। टेक्टोनिक स्लोप जो है वो प्राथमिक ढालों की श्रेणी में आते हैं। जैसे फॉल्ट एस्कारपमेंट जो स्लोप होता है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि जहां से फॉल्ट विकसित होता है वहां पर सीधा ढाल बनता है, वहां पर इस ये स्कारपमेंट स्लोप कहलाता है, फॉल्ट स्कारपमेंट स्लोप कहलाता है। वो भी क्या होता है, एक तरह से टेक्टोनिक स्लोप की कैटेगरी में है। टेक्टोनिक स्लोप की कैटेगरी में हमने पढ़ा था। और टेक्टोनिक जो स्लोप्स होते हैं वो प्राथमिक ढालों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं द्वितीयक ढाल। द्वितीयक ढाल क्या होता है, प्राथमिक ढालों के आधार पर विकसित छोटी ढालों का प्रतिनिधित्व करती है। जो प्राथमिक ढाल बनते हैं उनके ऊपर जो नई विकसित छोटी ढाल होती है उन्हें हम द्वितीयक ढाल कह देते हैं। जैसे कि हम प्राथमिक स्थल रूप और द्वितीयक स्थल रूप पढ़ते हैं। प्राथमिक स्थल रूपों में हम महाद्वीप और महासागर पढ़ते हैं। ठीक है। और वहीं जब हम द्वितीयक स्थल रूप पढ़ते हैं तो उनके ऊपर विकसित होने वाले जो स्थल रूप होते हैं उन्हें द्वितीयक कहा जाता है। इसी तरह प्राथमिक ढालों के आधारों पर विकसित होने वाले छोटी ढाल जो होती है उन्हें द्वितीयक ढाल कह देते हैं। ये ढाल जो होते हैं सतही अपरदन और अपक्षय के कारण बनती है, ध्यान रखना। सतही अपरदन और सतही अपक्षय के कारण बनती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। द्वितीयक ढाल, टेलस शंकुओं की ढालें डेब्रिस या स्क्री के संचयन से बनती है। अब टेलस क्या है, स्क्री क्या है, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग पिछली क्लासों को जाकर के देख सकते हैं। टेलस शंकुओं की ढालें डेब्रिस या स्क्री के संचयन से बनती है, जो चट्टानी अवशेषों के मास मूवमेंट के परिणाम स्वरूप पहाड़ी ढाल से नीचे आते हैं। ठीक है। उन्हें हम द्वितीयक ढाल की कैटेगरी में यहाँ पर शामिल कर देते हैं। तो ये थे ढाल के प्रकार, ढालों का वर्गीकरण। दो तरह से हमने वर्गीकरण देखा। उत्पत्ति के आधार पर हमने तीन प्रकार के ढाल देखे, टेक्टोनिक ढाल, अपरदनात्मक ढाल और स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। दूसरा हमने देखा निर्माण अवस्था के आधार पर ढाल। तो प्राथमिक ढाल हमने देखा जो अपरदनात्मक ढाल होते हैं, द्वितीयक ढाल होते हैं जो प्राथमिक ढालों के आधारों पर विकसित होते हैं, छोटे ढाल होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। ठीक है, ये द्वितीयक ढाल हो गए। अब यहाँ पर हम तीन जो है वो स्लोप डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं दिए हुए हैं, ये नेट जेआरएफ में दिए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें ये नहीं दिए हुए हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में अपडेशन आ चुका है तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल है यहाँ पर वो है आपके सामने, जिसका नाम ही आप लोगों के लिए काफी है, डेविस का स्लोप डिक्लाइन मॉडल।
डायरेक्ट यहाँ से बनता है प्रश्न की स्लोप डिक्लाइन मॉडल किसने दिया, तो वो किसने दिया, डेविस ने प्रस्तुत किया था। ये 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। डेविस के ढाल और नमन सिद्धांत की जड़ें जो है वो उनके निबंधों में मिलती है, और उनके जो निबंध है जैसे मध्यवर्ती विभाजकों की उत्तल प्रोफाइल 1892 में आई थी, पर्वतीय ढालों का जो ग्रेडिंग है 1898 में आई थी, इसके अलावा 1899 में एक आई थी जियोग्राफिकल जो साइकिल है, जियोमोर्फोलॉजिकल जो साइकिल है वो आई थी 1899 में। इन सभी में क्या देखने को मिलता है, उनका जो ढाल अवनयन का जो मॉडल है जिसे हम कहते हैं स्लोप डिक्लाइन मॉडल, उसकी कुछ झलकियां देखने को हमें मिलती है। इस तरह से जो है वो कोई भी स्लोप जो है वो डिक्लाइन होता है। पहले स्लोप जो होता है वो वी शेप वैली या फिर मैं कहूँ कि उत्तलता में होता है। किसमें होता है, उत्तल स्लोप होता है। फिर वो धीरे धीरे किस में आ जाता है, रेक्टिलिनियर में आ जाता है। किस में आ जाता है, रेक्टिलिनियर में आ जाता है। और फिर वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है अवतलता में, अवतलता में आ जाता है, ठीक है। तो जो ढाल का जो स्लोप होता है वो डिक्लाइन होता है यहाँ पर, ठीक है। स्लोप जो होता है वो डिक्लाइन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि युवा अवस्था में ढाल कैसा होता है, उत्तल होता है। मैच्योर अवस्था में कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है। और ओल्ड अवस्था में कैसा होता है, अवतल होता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल जो साइकिल है उसमें जो डेविस है उन्होंने भी किसी भी रिवर या किसी भी स्थल रूप को 3 अवस्थाओं में बताया है, युवा अवस्था, मैच्योर अवस्था और वृद्धावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसी तरह उन्होंने स्लोप डिक्लाइन का मॉडल भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भूदृश्य के चक्रीय विकास की भांति, जो भूदृश्य का जो चक्रीय विकास हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसे हम स्लोप डेवलपमेंट मॉडल्स की कैटेगरी में हमने पढ़ा था, उसी की तरह डेविस के हिल स्लोप और वैली स्लाइड स्लोप भी जो है वो चक्रीय विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। भूदृश्य के चक्रीय विकास की भांति, जैसे कि यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, उसी की तरह हिल स्लोप भी जो है या वैली स्लाइड स्लोप भी जो है वो चक्रीय विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें यूथ स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है और ओल्ड स्टेज होती है, जिसमें ढाल कोण में क्रमिक कमी होती है। अंडरलाइन कर लेना। डेविस के अनुसार स्लोप डेवलपमेंट में क्या होता है, ढाल में क्रमिक कमी होती है और ढाल का रूप जो है यूथ से मैच्योर और मैच्योर मैच्योर जो रेक्टिलिनियर या यूनिफॉर्म स्लोप है, ठीक है, और अंत में ओल्ड अवस्था में कॉनकेव रूप में परिवर्तित हो जाता है। यूथ में तो क्या होता है, यूथ में कॉन्वेक्स होता है, मैच्योर में रेक्टिलिनियर होता है और ओल्ड स्टेज में कॉनकेव होता है, ठीक है, यह भी हमने पढ़ लिया। अपक्षय चक्र के यूथ चरण में तीव्र उत्तल ढाल विकसित होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहाँ पर देखिए, अपक्षय चक्र का जो यूथ चरण होता है उसमें ढाल कैसा होता है, उत्तल होता है, ठीक है। फिर क्योंकि सक्रिय डाउन कटिंग के कारण घाटियां जो है वो गहरी होती है, और गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है वो ढाल में जो है वो उत्तलता बढ़ती चली जाती है और वेदरिंग प्रक्रियाएं कार्य करती है, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखना आप लोग। ढाल का पीछे हटना बहुत सीमित होता है। इस समय क्या होता है, ढाल का पीछे हटना बहुत सीमित होता है। किस स्टेज में, यूथ स्टेज में। और ढाल जो कोण में व्यवहारिक रूप से कोई कमी नहीं होती। ढाल का जो कोण होता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिलती। यूथ स्टेज में केवल डाउन कटिंग देखने को मिलती है, इसकी वजह से वहां पर केवल उत्तलता ही विकसित होती है। जबकि यह बढ़ जाता है, पार्श्व अपर्दन ऊर्ध्वाधर अपर्दन पर हावी होता है, ध्यान रखना। पार्श्व अपर्दन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अपर्दन पर हावी होता है, इसलिए यहाँ पर ढाल जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मैच्योर अवस्था के दौरान अपर्दन और विभाजक शिखरों का क्षरण होता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, डाउन कटिंग की बजाय क्या होता है, लेटरल इरोजन होता है, जिसकी वजह से साइडों से क्या होता है, अपर्दन शुरू होता है और जो विभाजक होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, उनका क्षरण शुरू हो जाता है। और जल विभाजकों का नीचे की ओर यहाँ पर क्या होता है, क्षरण होता है। और इस प्रकार जल विभाजकों के डाउन वास्पिंग के कारण जो जल विभाजक होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, ढाल में कमी आती है। पहले तो क्या था, जल विभाजक ऐसे थे। जल देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्लोप डेवलप लैंडफॉर्म जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि यूथ स्टेज में क्या होता है, डाउन कटिंग होती है, जिसकी वजह से गहराई बढ़ती चली जाती है और ढाल जो है वो उत्तल होता चला जाता है, तीव्र होता चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ढाल तीव्र होता चला जाता है। और दूसरी तरफ यहीं पर बात आती है मैच्योर स्टेज की, तो यहाँ पर क्या होता है, डाउन कटिंग धीमी हो जाती है और लेटरल इरोजन की वजह से ये जो क्या होता है, ये जो शिखर होते हैं या जो हम कह सकते हैं वाटर डिवाइड्स जो होते हैं वो कट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्लोप होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, रेक्टिलिनियरिटी में जाना शुरू हो जाता है। मतलब उसका जो ढाल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, ढाल के कोण में कमी आना शुरू हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ढाल अवनमन होता है। जो पहले ढाल तीव्र था वो ढाल अब क्या हो जाता है, अवनमित होकर के ढाल जो है वो मध्यम स्लोप आ जाता है यहाँ पर, और एक समतल वक्राकार ढाल प्रोफाइल का निर्माण होता है। समतल वक्राकार ढाल प्रोफाइल का निर्माण होता है। ढाल ग्रेडेड हो जाती है क्योंकि ढाल प्रोफाइल के प्रत्येक बिंदु पर ढाल इतनी होती है कि अपक्षयित अवसाद नीचे की ओर प्रवाहित या हटाए जा सके। सिंपल सी बात है कि ढाल जो है वो समतल वक्राकार प्रोफाइल के रूप में विकसित होता है। और ढाल की जो ग्रेडेशन इतनी हो जाती है कि ढाल का जो प्रोफाइल होता है उसका प्रत्येक बिंदु का ढाल इतना होता है कि अपक्षित अवसाद नीचे की ओर परिवहित या धीरे धीरे वहां से हट जा सकता है। ठीक है, पार्श्व अपरदन और जल विभाजकों के लगातार डाउनवास्टिंग, पार्श्व अपरदन और जल विभाजकों के लगातार डाउनवास्टिंग और इसके परिणाम स्वरूप जो रिलीफ होता है उसमें हमें उल्लेखनीय कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है ढाल जो है वो ओल्ड अवस्था में पहुंच जाता है और वहां पर ढाल जो है वो बिल्कुल जेंटल स्थिति में आ जाता है, जिसमें ढाल का सामान्य रूप से कॉनकेव हो जाता है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट स्टेज में ढाल जो है वो उत्तल अवस्था में होगा, मैच्योर अवस्था में यहाँ पर डाउन कटिंग स्लो होगी, प्लस लेटरल जो इरोजन होगा, किनारों का जो कटाव होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर डिवाइड्स नीचे की तरफ आते जाएंगे, जिसकी वजह से ढाल में कमी देखने को मिलती है। फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो ढाल होता है वो वाटर डिवाइड्स धीरे धीरे कम होना खत्म होना शुरू हो जाते हैं और ढाल जो है वो मध्यम से लेकर के और जेंटल तक आना शुरू हो जाता है या मंद ढाल की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। और वहां पर जो है ढाल का कौन सा तत्व विकसित हो जाता है, ढाल का कॉनकेविटी वाला जो तत्व है वो विकसित हो जाता है। सिंपल सी बात, ये तीनों चीज है। दूसरा जो मॉडल है यहाँ पर वो है पैंक का स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसने दी। जैसे स्लोप डिक्लाइन मॉडल किसने दिया, डेविस ने, वैसे ही स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी, पैंक ने दी। देखो, फर्स्ट स्टेज में स्लोप इस तरीके का होता है जिसमें चारों जो होती है वो यहाँ पर हमें आदर्श स्थितियां देखने को मिलती है। कॉन्वेक्स समिटल भी हमें देखने को मिलता है, फ्री फेस भी हमें देखने को मिलता है, रेक्टिलिनियरिटी भी हमें देखने को मिलती है और कॉन्वेक्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो स्लोप जो है वो रिप्लेस होता चला जाता है। जो फ्री फेस होता है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है और फ्री फेस का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है। कॉन्वेक्सिटी भी यहाँ कॉन्केविटी भी यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर कम होती चली जाती है। और आखिर में क्या होता है, स्लोप जो है जो पहले यहाँ पर फ्री फेस था वो खत्म होकर के यहाँ पर रेक्टिलिनियरिटी विकसित हो गई। मतलब एक स्लोप की जगह दूसरा स्लोप आ गया, स्लोप ने स्लोप को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो स्लोप रिप्लेस हो गया, एक स्लोप दूसरे स्लोप में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, ये पैंक की है। ठीक है, हिल स्लोप्स का स्वरूप स्लोप बेस पर स्ट्रीम्स द्वारा किए जाने वाले वर्टिकल इरोजन की दर और डेनुडेशन के सापेक्ष दरों पर निर्भर करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान। किसी भी हिल का जो स्वरूप होता है, हिल स्लोप का जो स्वरूप होता है, उसके स्लोप बेस पर जो स्ट्रीम्स होती है, जो नदियां होती है, वो जब वर्टिकल इरोजन करती है तो उसकी वजह से डेनुडेशन, वर्टिकल इरोजन करती है। इसके अलावा डेनुडेशन जो प्रोसेसेस होती है उसकी जो रिलेटिव रेट्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है हिल स्लोप का स्वरूप, कि वहां पर हिल स्लोप जो है वो कैसे कैसे परिवर्तित होगा। उसके जो ढाल होते हैं, किसी भी हिल स्लोप का जो ढाल होता है वहां पर किस तरीके से इरोजनल वर्क हो रहा है, उसकी वजह से वहां पर हिल स्लोप का जो स्वरूप है वो निर्धारित होता है। ढाल मलबे का ढाल की ओर स्लोप बेस से हटाया जाना या उसका ट्रांसपोर्टेशन स्लोप के स्वरूप को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, ढाल जो है वो मलबे का ढाल की ओर स्लोप बेस से हटा दिया जाता है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और स्लोप का जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। हिल स्लोप का जो स्वरूप है वो सीधे स्लोप प्रोसेस द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया केवल अपक्षित मलबे को हटाने या नीचे की ओर ले जाने का कार्य करती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से पढ़ते हैं, हिल स्लोप का स्वरूप सीधे स्लोप प्रोसेस द्वारा द्वारा निर्धारित
नहीं होता है। हिल स्लोप का स्वरूप सीधे स्लोप प्रोसेस द्वारा निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, डेन्यूडेशनल और इरोजनल या ट्रांसपोर्टेशन जो प्रक्रियाएं हैं, वो केवल अपक्षयित मलबे को हटाने या नीचे की ओर ले जाने का कार्य करती है, खुद से कट नहीं करती। ध्यान रखना इस चीज को। वो केवल जो अपक्षयित मलबा होता है ना, उसको हटाने का कार्य करती है, वह या उसको वहां से नीचे की ओर ले जाने का कार्य करती है। ये कट नहीं करती है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करती है, कट नहीं करती है, ठीक है। हटाने का कार्य करती है यहाँ से। डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस या ट्रांसपोर्टेशनल जो प्रोसेसेस की होती मुख्य भूमिका होती है, स्लोप डेब्रिस को हटाकर जो नग्न चट्टानें होती है उस सतह को उजागर करना होता है। वहां से जो अवसाद होता है उसको हटाने का कार्य करते हैं, और उनके नीचे जो चट्टान होती है उसको बाहर लाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस उसके ऊपर और ज्यादा कार्य करती है, और वहां पर और ज्यादा मलबा जनरेट होता है। और वहां से ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रक्रियाएं होती है, जो ट्रांसपोर्टेशनल जो प्रोसेसेस होती है, स्थानांतरण करने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अपना कार्य करती है, और वहां से जो सेडिमेंट्स था, जो डेब्रिस था, उसे हटा देती है, और नीचे से। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ा रहा था मैं, फोन आ गया यार। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेसेस हैं, वो वेदर्ड जो मटेरियल होता है उसको हटा करके एक नई चट्टान, वहां पर नग्न चट्टान को उजागर करती है। फिर से वहां पर वेदरिंग प्रोसेस होती है, और फिर से यही प्रक्रियाएं होती है, जो इसकी वजह से क्या होता है, ढाल इकाई का पीछे की ओर रिट्रीट शुरू हो जाता है, और हिल स्लोप में ग्रेडियंट वहां पर विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हिल स्लोप का जो ग्रेडियंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी स्लोप जो है वो पीछे की तरफ कितना हट रहा है, पीछे की तरफ हट करके कितना स्लोप रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। अधिक क्या कैसे होता है, देखो, ज्यादा तेज अगर ढाल होगा तो वो बहुत ज्यादा सक्रिय रिट्रीट को प्रोत्साहित करता है, पीछे की तरफ बहुत तेजी से हटेगा ढाल। अगर ढाल पहले तेज है तो वो पीछे की तरफ बहुत तेज से हटेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ढाल अगर तेज है तो ढाल की रिट्रीटिंग बहुत तेजी से होगी, जबकि कम ढाल अगर है तो उसमें क्या होगा, रिट्रीटिंग जो है वो बहुत धीरे होगी। पीछे की तरफ हटने वाला जो ढाल है, अगर ढाल तेज है तो ढाल पीछे की तरफ तेजी से हटेगा, और अगर ढाल कम है तो ढाल पीछे की तरफ धीरे धीरे हटेगा। ढाल का रिट्रीट जो है वो समानांतर रूप से होता है, इंपॉर्टेंट लाइन। बैंक के अकॉर्डिंग ढाल का जो रिट्रीट है वो किस तरीके किस वे में होता है, समानांतर रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ढाल प्रोफाइल के निचले भाग का स्थान एक नए कम ढाल वाले भाग द्वारा ले लिया जाता है। ढाल रिट्रीट की वजह से, देखो, स्लोप रिट्रीट होता है, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी अलग है। स्लोप रिट्रीट की वजह से नया ढाल वहां पर अपना स्थान ले लेता है, जिसकी वजह से उसे क्या कहते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट हो जाता है। वहां पर जो स्लोप है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। स्लोप रिट्रीट अलग है, स्लोप रिप्लेसमेंट अलग है। स्लोप रिट्रीट की थ्योरी अलग दी थी, स्लोप रिप्लेसमेंट की थ्योरी अलग थी, ध्यान रखना। स्लोप डिक्लाइन मॉडल जो किसने दिया था, वो दिया था डेविस ने। स्लोप रिप्लेसमेंट की थ्योरी दी थी पेंक ने। और स्लोप रिट्रीट या पैरेलल रिट्रीट अगर किसी ने कहा है, समानांतर निवर्तन जो अगर किसी ने कहा है पीछे की तरफ, वो किसने कहा है, किंग ने कहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्लोप जो है वो रिट्रीट होता है, लेकिन स्लोप रिट्रीट का मेन रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलता है कि एक ढाल दूसरी ढाल पर यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात है। ढाल का समतलीकरण सदैव नीचे की ओर होता है, इंपॉर्टेंट लाइन। ढाल का समतलीकरण जो है वो नीचे की ओर होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता। देखिए यहाँ पर समतलीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर समतलीकरण हो रहा है। नीचे की तरफ समतलीकरण होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। ऊपर की तरफ ये जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जो है वो कम होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, ढाल का समतलीकरण नीचे की ओर होता है, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रीम्स के वैली स्लाइड स्लोप का स्वरूप स्ट्रीम इरोजन की तीन दरों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। स्ट्रीम का जो वैली स्लाइड स्लोप होता है उसका स्वरूप किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रीम जो इरोजन होता है उसके तीन दरों पर निर्भर होता है। तीन दरें यहाँ पर होती है। पहली तो यूथ स्टेज की,
दूसरी होती है मैच्योर स्टेज की, और तीसरी होती है ओल्ड स्टेज की। यूथ स्टेज की जो स्ट्रीम इरोजन की जो दर होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई होगी, इसमें अपर्दन जो है वो बढ़ती हुई दर का होगा, इसमें अपर्दन जो है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, इसमें अपर्दन जो होता है वो घटती हुई अवस्था में होता है, डाउन कटिंग जो है वो कम होती चली जाती है, और लेटरल इरोजन यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बेस पर समतलीकरण की अवस्था वहां पर विकसित हो जाती है। और तीसरा है स्थिर अपर्दन, इसमें अपर्दन नहीं होता है, बिल्कुल बराबर होता है, जो क्रमशः कॉन्वेक्स, कॉनकेव और रेक्टिलिनियर स्लोप का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। डेविस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेज में कॉन्वेक्स बन रहा था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेज में कॉन्वेक्स बन रहा है। यहाँ पर घटती हुई जो अपर्दन दर है, जो दूसरी स्टेज है, उसमें कॉनकेव बन रहा है, ना कि रेक्टिलिनियर। और स्थिर जो अपर्दन दर है उसमें तीसरा बन रहा है रेक्टिलिनियर स्लोप। तो डेविस ने क्या बताया था, क्रम कॉन्वेक्स, रेक्टिलिनियर और कॉनकेव, और यहाँ पर पेंक ने क्या बताया है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और रेक्टिलिनियर, ठीक है। ढाल की चट्टानों में वेदरिंग की दर समान होती है। यहाँ पर पेंक ने क्या कहा है कि ढाल की जो चट्टानें होती हैं वो समान रूप से वेदर्ड होती है, समान रूप से अपक्षयित होती है। जैसे ही आवश्यक गतिशीलता प्राप्त होती है, अपक्षयित पदार्थ वहां से हटना प्रारंभ हो जाता है। पहले पदार्थ अपक्षयित होता है, और जैसे ही आवश्यक गतिशीलता उसे मिलती है, वहां से वो पदार्थ जो है वो हट जाता है, और डेन्यूडेशन की दर जो है वो वेदरिंग की दर के बराबर हो जाती है। जिस तेजी से डेन्यूडेशन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, उसी दर से डेनुडेशन भी वहां पर होता है। तो ढालों में कोणीय विच्छेद और ग्रेडियंट में परिवर्तन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इस स्टेज में आकर के ढालों के कोणीय जो विच्छेद होते हैं, जो ग्रेडियंट होते हैं, उनमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ढाल जो है वो रिप्लेस होता चला जाता है, ठीक है। बेस लेवल्स की उपस्थिति और ढाल खंड के ग्रेडियंट का विकास निचले बेस लेवल या ग्रेडियंट के विच्छेद से स्वतंत्र होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, देखो टुकड़े करके पढ़ना है। बेस लेवल की उपस्थिति और ढाल खंड के जो ग्रेडियंट का विकास होता है, बेस लेवल की उपस्थिति, जो बेस लेवल है वहां पर, और इसके अलावा ढाल खंड का जो ग्रेडियंट होता है, जो ढाल होता है, उसका विकास जो होता है वो निचले बेस लेवल या ग्रेडियंट के विच्छेदों से जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी ढाल के समानांतर पीछे हटने का सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं पैरेलल, पैरेलल रिट्रीट, पैरेलल रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप। ये किसने प्रस्तुत किया, ये किंग ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया, किंग ने। ध्यान रखना, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो पैरेलल रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप किसने दिया, किंग ने दिया। स्लोप रिप्लेसमेंट किसने दिया, पेंक ने दिया। स्लोप डिक्लाइन किसने दिया, डेविस ने दिया, ठीक है। इसमें पैरेलल रिट्रीट की बात की जाती है, मतलब पहले जो स्लोप ये था, जो स्लोप ये था, जो खड़ा ढाल था, वो अब स्लोप जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कम खड़े ढाल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो स्लोप था वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है, जो स्लोप आगे की तरफ था वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे से मटेरियल हट करके और नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है, और एक स्लोप जो है दूसरी स्लोप के पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे तीन चार आदमी खड़े हैं, पहले एक आदमी को हटाया, फिर दूसरे आदमी को हटाया, फिर तीसरे आदमी को हटाया, फिर चौथे आदमी को हटाया, इस तरीके से आदमियों को हटाते चले जाएंगे, ठीक है। पहले एक आदमी हट गया, तो पीछे की तरफ हट गया, मतलब जो लाइन थी वो पीछे की तरफ चली गई, फिर दूसरे को हटाया, फिर तीसरे को हटाया, फिर चौथे को हटाया, इस तरीके से जो है वो स्लोप पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है यहाँ पर। किंग की हिल स्लोप इवोल्यूशन की अवधारणा वास्तव में उनके व्यापक लैंडस्केप इवोल्यूशन के सिद्धांत से संबंधित है। जो किंग ने लैंडस्केप डेवलपमेंट या लैंडस्केप इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उससे रिलेटेड है हिल स्लोप का इवोल्यूशन, जिसमें रिवर साइकिल 1921 और हिल स्लोप साइकिल 1953 के विचार शामिल है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। किंग ने ढालों का प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया, और न ही ढाल निर्माण तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं का मापन किया। इंपॉर्टेंट लाइन, भाई साहब किंग जो है वो बैठे बैठे ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। किंग ने ना ही तो प्रत्यक्ष कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया था, और ना ही ढाल का जो निर्माण और नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं उनका मापन किया था। किंग के अनुसार, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है डायरेक्ट, सीधी सीधी, कि किंग के अनुसार एक आदर्श हिल स्लोप के चार तत्व कौन कौन से हैं। तो ये तत्व जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली है समिटल कॉन्वेक्सिटी, दूसरी है फ्री फेस,
तीसरी है रेक्टिलिनियरिटी और चौथी है बेसल कॉन्केविटी। ये चारों आपको पूछी गई है, ध्यान रखना। एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, ये चारों का सीक्वेंस पूछा गया है टॉप से लेकर के नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना, टॉप पर कॉन्वेक्सिटी होती है और बेस पर बेसल कॉन्केविटी। ऐसा आदर्श हिल स्लोप प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है, ध्यान रखना, जिसमें फ्लूवियल प्रोसेसेस, बहता हुआ जल या मास मूवमेंट दोनों शामिल होते हैं। वे आगे बताते हैं कि स्लोप एलिमेंट्स का पूर्ण विकास, जो स्लोप एलिमेंट्स हमने देखे थे, 4 स्लोप एलिमेंट्स हमने देखे हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकना, मैं चार्ज लगा देता हूँ इसको। ठीक है। किंग क्या बताते हैं कि स्लोप एलिमेंट्स का पूर्ण विकास स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे सुदृढ़ और प्रतिरोधी बेडरॉक्स तथा पर्याप्त रिलीफ। यदि इनमें से कोई एक भी शर्त अनुपस्थित हो तो फ्री फेस या स्कार्प तथा डेब्रिस स्लोप विकसित नहीं हो पाते। इस प्रकार वेनिंग कॉन्वेक्स या कॉनकेव स्लोप का निर्माण होता है। हिल स्लोप का विकास वास्तव में किंग के पेडिप्लेनेशन साइकिल की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कैसे? यहाँ पर देखिए, किंग का ये कहना है कि स्लोप एलिमेंट्स का पूर्ण विकास जो है वो स्थानीय, जो लोकल कंडीशंस होती है, लोकल जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जो सुदृढ़ और प्रतिरोधी जो बेडरॉक होता है, वहां पर रिलीफ पर्याप्त हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें स्लोप अच्छा खासा देखने को मिलता है। यदि इनमें से ये जो बेडरॉक है, प्रतिरोधी जो बेडरॉक है, सुदृढ़ जो बेडरॉक है, अगर इनमें से कोई भी एक शर्त अनुपस्थित रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्री फेस या स्कार्प जो होता है वो डेब्रिस स्लोप विकसित नहीं हो पाता। स्कार्प या डेब्रिस स्लोप जो है, यानी कि हम कहें तो फ्री फेस और जो रेक्टिलिनियर जो स्लोप होता है वो विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहाँ पर विकसित होते हैं, जहां पर हमें प्रतिरोधी बेडरॉक देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। अगर प्रतिरोधी बेडरॉक नहीं मिलेगा, सुदृढ़ बेडरॉक हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पर फ्री फेस विकसित नहीं होगा, क्योंकि फ्री फेस विकसित होने के लिए कठोर चट्टानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार जो वेनिंग कॉन्वेक्स या कॉन्केव स्लोप जो होता है उसी का निर्माण, या तो समिटल कॉन्वेक्सिटी बनेगी या फिर यहाँ पर क्या बनेगी, बेसल कॉन्केविटी बनेगी। फ्री फेस और रेक्टिलिनियर स्लोप नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो चार तत्व हमने देखे थे, इनमें से ये बनेगा केवल और ये बनेगा, जबकि दूसरा और तीसरा जो स्लोप एलिमेंट है वो वहां पर विकसित नहीं होगा। क्यों नहीं विकसित होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स होगी तो यहाँ पर ये चीजें नहीं बनेगी। सॉफ्ट रॉक्स क्या करेंगी, डायरेक्ट कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में चेंज हो जाएगी, बेसल कॉन्केविटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, हिल स्लोप का विकास वास्तव में किंग के पेडिप्लेनेशन साइकिल की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। पेडिप्लेनेशन साइकिल किसने प्रस्तुत की थी? किंग ने प्रस्तुत की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, किंग के अनुसार पेडिप्लेन का जो निर्माण होता है वो दो प्रक्रियाओं से होता है, अर्थात स्कार्प रिट्रीट और पेडिमेंटेशन का परिणाम होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो यहाँ से जो है वो आप लोगों को ये जो चीजें हैं वो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। किंग के अनुसार पेडिप्लेन का निर्माण कितनी प्रक्रियाओं से होता है? दो प्रक्रियाओं से होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी। दो प्रक्रियाएं कौन सी है? स्कैर्प रिट्रीट और पेडिमेंटेशन। ये दोनों प्रक्रियाएं आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, हिल स्लोप के विकास के प्रारंभिक चरण में स्कार्प फेस एक्सपोज्ड रॉक्स के वेदरिंग के कारण होने वाले बैक वॉस्टिंग से समानांतर रूप से पीछे हटता है। प्रारंभिक चरण में क्या होता है, स्कार्प जो फेस होता है वो एक्सपोज्ड रॉक्स के वेदरिंग के कारण होने वाला जो बैक वॉस्टिंग होगा उसकी वजह से ये पीछे की तरफ पैरेलल रूप से हटता है। पैरेलल रूप से पीछे की तरफ हटता है, किसकी वजह से? एक्सपोज्ड जो रॉक है हमारे पास, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो अपना वर्क करेंगे, जहां पर वेदरिंग होगी, वहां पर क्या होगा, बैक वॉस्टिंग होगी। मतलब जो है वहां से मटेरियल जो है वो हटना शुरू होगा
और वो बिल्कुल पैरेलल जो है वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा। देखिए मान लो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या होगी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अपना वर्क करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से ये क्या हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा और पैरेलल पीछे हटना शुरू होगा। ठीक है, यह इस कार्व का समानांतर पीछे हटना पूरे हिल स्लोप के विकास को नियंत्रित करना है। और जैसे जैसे ये पीछे की तरफ हटता है, जो हिल की स्लोप प्रोफाइल होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उस सारे को वो कंट्रोल करता हुआ चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। किंग के अनुसार स्कार्प या फ्री फेस के ठीक नीचे स्थित जो डेब्री स्लोप होता है, वो ऊपर की ओर विस्तारित नहीं होता है, इसलिए यह फ्री फेस को न तो ढकता है और न ही नष्ट करता है। इसका अर्थ है कि इस भाग में ऊपर से आने वाले डेब्रिस की आपूर्ति नीचे की ओर उसके हटने के बीच के संतुलन जो है वो बना रहता है। सिंपल सी बात है, फ्री फेस तो जो है वो छोटा होता चला जाता है, फ्री फेस जो है वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि उसके नीचे जो स्लोप होता है, जिसे हम डेब्रिस स्लोप होता है, वो ऊपर की तरफ विस्तारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ऊपर से आने वाला जो डेब्रिस होता है, वो वहां पर इकट्ठा तो होता है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी हटता चला जाता है, ऊपर से गिर भी रहा है और आगे की तरफ खिसक करके कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी की तरफ वो आगे भी जा रहा है, तो वहां पर एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है कि भाई साहब ऊपर से फ्री फेस से वहां पर डेब्रिस गिरे और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया ना। जो डेब्रिस नीचे गिरा है, वो डेब्रिस आगे वाले डेब्रिस को पुश करते हुए आगे की तरफ खिसका देगा और उस पहले वाले डेब्रिस की जगह वो अपना स्थान ले लेगा। तो वो जो है वो बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा बना रहता है वहां। ठीक है, इस प्रकार हिल क्रेस्ट पर भी डेब्रिस की आपूर्ति और उसके पीछे के बीच संतुलन बना रहता है। हिल का जो क्रेस्ट होता है, वहां पर भी डेब्रिस जो है वो बार बार बनता रहता है और वहां से हटता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर एक संतुलन बना रहता है। इसलिए यह भाग भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। कौन कौन से भाग, रेक्टिलिनियर वाला भाग भी स्थिर रहता है, और ये वाला जो भाग है, देखिए, ये वाला भाग भी स्थिर रहता है और ये वाला भाग भी स्थिर रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? और फ्री फेस भी ऑलमोस्ट स्थिर ही रहता है यहाँ पर, क्योंकि जो है वो एक दूसरे को पुश करते हुए वहां पर संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्लोप रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्लोप पीछे की तरफ हट रहा है। ठीक है, तो स्लोप में परिवर्तन नहीं होता है, स्लोप जो है पीछे की तरफ हट जाता है, जो पहले आगे खड़ा था वो अब पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे एक आदमी जो था यहाँ था, वो पीछे की तरफ हट गया, या फिर उसको हटा करके वो पीछे वाला आदमी, जो जैसे मान लो तीन चार आदमी खड़े हैं, ये तीन चार आदमी खड़े हैं, एक यहाँ पर एक जैसे मान लो मैं यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर, ऐसे ऐसे खड़ा है। अब यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, जो मटेरियल यहाँ से हटता है, जो मटेरियल यहाँ से हटता है, रबड़ काम नहीं कर रहा, रबड़ काम नहीं कर रहा, सॉरी। ऐसे ही समझ लो आप लोग कि एक आदमी को हटाया और उस आदमी की जगह दूसरा आदमी आ गया, सिंपल सी बात है, सेम टू सेम दूसरा आदमी आ गया, ऐसे समझ लो, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। और जैसे ही ये आदमी हटा, उसके पीछे से एक आदमी और ऐड हो गया और वो स्लोप जो है वो आगे की तरफ आ गया। तो मतलब यहाँ पर जो है स्लोप जो है पीछे की तरफ हट रहा है, पैरेलल रिट्रीट उसमें देखने को मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, एक बैलेंस भी बना रहता है, लगता नहीं है कि स्लोप रिट्रीट हो रहा है। ठीक है, बस उसमें इतना है कि पहले स्लोप यहाँ पर दिख रहा था, वो स्लोप यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद में स्लोप जो यहाँ पर दिख रहा था, उसके थोड़े टाइम बाद में वो स्लोप यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्री फेस और डेब्रिस स्लोप का समानांतर पीछे हटना जारी रहता है, उनकी लंबाई घटती जाती है। पहले जो स्लोप था वो ये था, अब जो स्लोप है वो उसकी लंबाई जो है वो घटती चली जाएगी, यहाँ टूटती हुई चली जाएगी आगे। ठीक है, और पेडिमेंट ऊपर की ओर विस्तारित होकर रेक्टिलिनियर और फ्री फेस तत्वों को प्रतिस्थापित यहाँ पर कर देता है। रेक्टिलिनियर और फ्री फेस जो है वो यहाँ से हट जाते हैं और यहाँ पर समिटल कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी ही बचती है। ठीक है, अंततः ऊपरी ढाल तत्व विशेषकर फ्री फेस क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फ्री फेस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और पेडिमेंट हिल क्रेस्ट तक फैल जाता है। पेडिमेंट जो है वो हिल क्रेस्ट जो होता है, ऊपर वाला जो टॉप होता है वहां तक ये फैल जाता है। पेडिमेंट जो पहले नीचे की तरफ था वो धीरे 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 बढ़ता हुआ क्या कहाँ चला जाएगा, रिट्रीटिंग की वजह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार एक विस्तृत अपर्दन सतह का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसका स्वरूप अवतल ढाल जैसा होता है। आगे बात समझ में आपको? मैं फिर से रिपीट करता हूँ दो चार लाइनों में। किंग के अनुसार ढाल जो है वो पीछे की तरफ हटता हुआ
फ्री फेस और रेक्टिलिनियर स्लोप को समाप्त कर देता है और कॉन्वेक्सिटी तक पेडिप्लेन पहुंच जाता है। पेडिप्लेन जो है, पेडिमेंट जो है, वो हिल क्रेस्ट यानी कि टॉप तक पहुंच जाता है और वहां पर एक अपर्दित सतह का वहां पर निर्माण हो जाता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, पेडी प्लेन कहा। उन्होंने क्या नाम दिया उसे, पेडी प्लेन कहा जाता है। इस सतह को उन्होंने क्या नाम दिया, पेडी प्लेन। जैसे पेनी प्लेन था ना, वहां पर बिल्कुल मैदान टाइप में बन गया था, एंडरम बना था, इसी तरह जो यहाँ पर है एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप से एक अपर्दन सतह निर्मित हो जाता है, स्लोप पीछे हटते हटते, जिससे क्या कहा गया, किंग ने पेडिप्लेन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो वास्तव में कई पेडिमेंट्स के आपस में मिल जाने से बनता है। बहुत सारे पेडिमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं चारों तरफ से, जिसकी वजह से बनता है। इस प्रकार पेडिप्लेन के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया और इस अवधि के दौरान ढाल विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको पेडिप्लेनेशन साइकिल और हिल स्लोप इवोल्यूशन साइकिल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, वहां से आप इनको पढ़ लेना। अब आगे हम पढ़ते हैं। किंग ने आगे यह भी कहा कि यदि स्कार्प प्रतिरोध चट्टानों और पर्याप्त रिलीफ के अभाव में अनुपस्थित हो जाता है, तो ढाल विकास की प्रक्रिया समानांतर पीछे हटने और पेडिप्लेनेशन से भिन्न होगी। लाइन को समझो आप लोग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन। किंग ने ये कहा कि यदि स्कार्प प्रतिरोधी चट्टान और पर्याप्त रिलीफ का अभाव हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब ये अनुपस्थित हो जाता है, तो ढाल विकास की प्रक्रिया समानांतर पीछे हट जाती है और पेडिप्लेनेशन वहां पर विकसित नहीं होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में अधिकतम ढाल कोण में नियमित कमी होती चली जाएगी और विस्तृत कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किंग के अनुसार स्कार्प युक्त हिल स्लोप को सामान्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, किंग के अनुसार स्कार्प युक्त जो हिल स्लोप होता है उसको नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि स्कार्प जो होता है, जो फ्री फेस के साथ होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, वो ढाल के पीछे हटने का सक्रिय तत्व होता है। जहां भी स्कार्प अनुपस्थित होता है, वहां वर्तमान ढाल स्वरूप वर्तमान जियोमॉर्फिक प्रोसेस का परिणाम नहीं होता है। स्कार्प अगर नहीं होगा तो वहां पर जो प्रेजेंट टाइम में जब जो ढाल होता है, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का रिजल्ट नहीं होगा। इस धारणा के आधार पर किंग ने यह बताया कि उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले विस्तृत कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप वास्तव में अवशेष स्वरूप है। इंपॉर्टेंट लाइन है। किस धारणा के अनुसार, इस धारणा के अनुसार कि स्कार्प युक्त हिल स्लोप को सामान्य माना जाता है, क्योंकि स्कार्प फ्री फेस के साथ ढाल के पीछे हटने का एक सक्रिय तत्व होता है। जहां भी स्कार्प अनुपस्थित होता है, वहां पर वर्तमान ढाल स्वरूप जो होता है, वह वर्तमान जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का रिजल्ट नहीं होता है। और इसी की आधार बनाकर किंग ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले विस्तृत कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप जो है वास्तव में अवशेष स्वरूप होते हैं, रेलिक्ट फॉर्म्स होते हैं, और ये वर्तमान प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं होते। बहुत पहले प्रक्रियाएं जो हो चुकी होती हैं, ये पूर्वकालीन जो पेरीग्लेशियल प्रोसेसेस होती है, उनका परिणाम होते हैं, पर वर्तमान प्रोसेसेस का परिणाम नहीं होते। ये स्कार्प रिट्रीट के कारण नहीं बनते, बल्कि कमजोर चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन के कारण होते हैं। ये स्कार्प जो बन रहे हैं यहाँ पर, वो रिट्रीटिंग की वजह से नहीं बनते हैं, जबकि वहां पर पेरी जो ग्लेशियल प्रोसेसेस होती है समशीतोष्ण क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से वेदरिंग और इरोजन के कारण विकसित हुए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में पेडिप्लेन या पेडिस्कार्प तथा फुट एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है, जो पेडिमेंट्स के आपस में मिल जाने से बनता है। जिस प्रक्रिया द्वारा पेडिप्लेन बनता है उसे पेडिप्लेनेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन। पेडिप्लेन और पेडिप्लेनेशन की अवधारणा का प्रथम विकास भूवैज्ञानिक लेस्टर चार्ल्स किंग, एल सी किंग जिसे हम कहते हैं, ये नाम आता है एग्जाम में, एल सी किंग द्वारा उनकी पुस्तक आई थी 1942 में, साउथ अफ्रीकन सीनरी में किया गया था। तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।